नमस्कार साथियों, आयुर्वेद वाणी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस। तो एसिड बेस बैलेंस जो है हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए मतलब साम्यता बनाने के लिए एसिड बेस का बैलेंस होना अति आवश्यक है। मतलब एसिड हमारे शरीर में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बेस भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों समान मात्रा में होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इससे हमारे जो बॉडी का एनवायरनमेंट है, एक प्रकार से हेमोस्टेसिस जो प्रक्रिया होती है वह सुचारू रूप से चलती रहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेस बैलेंस। तो सबसे पहले एसिड बेस बैलेंस का हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि इम्पॉर्टेंट फॉर द का हेमोस्टेसिस। इसका मतलब होता है हमारी बॉडी का एक प्रकार से आप समझ सकते हैं एनवायरमेंट जो है हमारी बॉडी का होना, जो है बॉडी का एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए एसिड बेस बैलेंस जरूरी है। तो इसमें बोला गया है इम्पोर्टेंट फॉर द हेमोस्टेसिस ऑफ द बॉडी ऑलमोस्ट ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन एसिड बेस स्टेटस। मतलब हमारे शरीर की जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं जो सभी एसिड बेस बैलेंस पर निर्भर करती हैं। मतलब एसिड बेस बैलेंस जो है उसके स्टेटस को अगर हम इक्वल बनाए रखते हैं, साम्य बनाए रखते हैं, तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज सभी नॉर्मल रहेंगी। तो ये होता है एसिड बेस बैलेंस का इम्पोर्टेंस या फिर इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं, अब आपने पढ़ा एसिड बेस बैलेंस। तो एसिड बेस बैलेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड से। तो एसिड होता क्या है? तो एसिड की डेफिनेशन बताते हुए बोला गया है कि एन एसिड आ प्रोटॉन डोनर। मतलब जो एसिड होता है वो प्रोटॉन का डोनर होता है। मतलब प्रोटॉन मतलब होता है H प्लस आयन को रिलीज करता है। कब रिलीज करता है? गिवन द हाइड्रोजन आयन कब रिलीज करता है? डिसॉल्व ऑन इन वाटर। मतलब पानी में मिलने के बाद जो है वह जो है एसिड जो होते हैं वो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, मतलब प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। इसमें फिर आगे बोला कि हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन इज हाईली रिएक्टिव। मतलब जो H प्लस आयन होता है वह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब उसकी थोड़ी सी भी कम मात्रा हमारे शरीर में हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, हमारे शरीर में सीवियर इफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा। मतलब हमारी बॉडी सीवियर इफेक्ट दिखाएगी क्या? जब हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन क्या, जैसे कि एग्जांपल में बताया कि HCl जो है, मान लो HCl जो है वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहा है, वाटर के साथ मिल रहा है, वाटर का फॉर्मूला H2O। तो यह होके क्या बनाता है? H प्लस आयन बनाएगा और क्लोरीन माइनस बनाएगा। तो इससे क्या है, H प्लस आयन रिलीज होगा तो यह होगा प्रोटॉन को बाहर निकाला, मतलब प्रोटॉन डोनर हो गया। तो यह HCl जो है एक प्रकार से एसिड है। इतना समझ में आया? अब हमने पढ़ा एसिड। अब एसिड बेस बैलेंस में सबसे पहले एसिड देख लिया, उसके बाद हम क्या देखते हैं? बेस। तो बेस होता क्या है? अब बेस इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर। मतलब जो बेस होता है वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। अभी हमने देखा एसिड जो था हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर रहा है, मतलब बाहर निकाल रहा है, पर जो बेस होता है उसको एक्सेप्ट करता है, मतलब उसमें जुड़ जाता है। तो ये क्या है? बेस की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इसमें आगे बोला है कि अ बेस इज द प्रोटोन एक्सेप्टर, जो कि OH आयन जो कि वाटर में डिसॉल्व होके जो OH आयन को रिलीज करेगा। तो ये एक प्रकार से एक बेस का उदाहरण बताया है जो NaOH। तो NaOH एक प्रकार से एक बेस है। तो फिर उसमें आगे बोला गया है कि एसिड आर constantly produced in the body and is balanced by production of the base। मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी में एसिड जो है वह रेगुलर तो बन ही रहा है, एसिड बन रहा है, एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको इक्वल बनाए रखने के लिए बेस का प्रोडक्शन भी होता है जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे हमारी बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है, हमारी बॉडी में न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूट्रल एसिड हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि जो एसिड होता है वो कि प्रोटॉन डोनर होता है, मतलब वह वाटर में डिसॉल्व होकर प्रोटॉन H प्लस आयन को रिलीज करता है। वहीं जो बेस है वो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, मतलब H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है। और जो NaOH है एक प्रकार से बेस है जो कि वाटर में डिसॉल्व होके जो कि हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करता है। इतना समझ में आया? इसके पश्चात हम देख सकते हैं
इसके पश्चात आपको क्या है कि 2-3 बातों को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो है आगे देखते हैं, इसके 2-3 बातों में सबसे पहले आता है पीएच। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा पीएच। तो पीएच होता क्या है? हमारे जो हाइड्रोजन की कंसिस्टेंसी, हमारे हाइड्रोजन एक प्रकार से पीएच स्केल में आप सीधे सीधे समझें कि पीएच जो स्केल होता है हाइड्रोजन की कंसिस्टेंसी या फिर उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको एक प्रकार से नापने का एक स्केल है, ठीक है। ये क्या करता है हमारी बॉडी में या फिर कहीं भी पीएच यदि कम हो रहा है तो क्या होगा, एसिडोसिस, मतलब पीएच में पीएच जब कम होता है तो हमारी बॉडी या फिर कोई भी चीज़ एसिड होता है। और जो पीएच बढ़ता है तो उसे वह क्या होता है, एल्कलाइन, मतलब बेस हो जाता है। तो ये क्या बताता है हमारी बॉडी में, एसिडिटी बताता है। एसिडिटी बताता है कि एसिड है क्या नॉर्मल है। फिर उसके पश्चात ये क्या करता है, एसिड या फिर बेस को मॉनिटर कर वो एक प्रकार से नापने का या फिर मॉनिटर कर सकता है। मॉनिटर करने का जो है एक प्रकार से स्केल है जिससे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। पीएच के माध्यम से आप बता सकते हैं कि कितनी हमारी बॉडी में कितने परसेंट एल्कलाइन है, कौन कितना एसिड है। एक प्रकार से एसिड की कंसिस्टेंसी आप बता सकते हो। एक प्रकार से आप पीएच को नापने के लिए एक इक्वेशन भी बोल सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू, यहाँ पे समथिंग कुछ है आप उसको भूल जाइए, इसके आप डायरेक्ट यहाँ पे याद रखिए पीएच इक्वल टू 1/H+आयन। मतलब pH इक्वल टू 1/H+आयन, मतलब जो है pH है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H+आयन है। अगर H+आयन बढ़ रहा है तो pH क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। वहीं यदि pH यदि बढ़ रहा है तो H+आयन वहाँ कम हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन से याद रख सकते हैं कि H+आयन की कंसंट्रेंसी या फिर H+आयन की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि H+आयन की कंसिस्टेंसी या फिर जो है उसकी कंसंट्रेशन कम है या फिर ज़्यादा है तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब H+आयन बढ़ रहा है तो पीएच घटेगा और H+आयन घट रहा है तो पीएच बढ़ जाएगा। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब इसके बाद आप एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे जो पीएच है इसको स्केल में बताया जाता है कि एक स्केल होता है जिसमें नॉर्मल होता है पीएच, न्यूट्रल होता है 7, और उसमें यदि वह कम हो रहा है तो वह एसिड हो जाएगा और यदि वो बढ़ रहा है तो वह बेस हो जाएगा। मतलब न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। 7 उसका नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि एक चीज़ और बताना है कि जो एक रेशो बताया गया है 1:1:20, ये है ब्लड में एसिड बेस का रेशो। मतलब एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 20 बेस की जरूरत होगी। 1:20 का रेशो इंपॉर्टेंट है कि जो पीएच का रेशो 1:20 होना चाहिए हमारे बॉडी में, कि एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 20 बेस की आवश्यकता होती है। ये एक पॉइंट और हो गया कि हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने ऐसे पीएच क्या होता है, पीएच का स्केल कैसा होता है, पीएच की नॉर्मल वैल्यू, और पीएच को एक इक्वेशन से समझा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वह कितनी बढ़ेगी तो पीएच घटेगा और कंसंट्रेशन घटेगी तो पीएच बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। इसके बाद एक चीज़ और बताना है कि हमारी बॉडी में जो पीएच होता है किसका, ब्लड का। तो हमारे बॉडी में ब्लड का पीएच कितना होता है, तो हमारी बॉडी में ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45। ये हमारी बॉडी में ब्लड का पीएच है। मतलब ये पीएच को देख के आप बता सकते हैं कि हमारी ब्लड जो है थोड़ा सा एल्कलाइन है, हमारी बॉडी का ब्लड थोड़ा सा बेसिक है। अब ये इतना समझ में आ गया, आपको इतना याद रखना है। अब इसके बाद आप ये सोचें, अब ये स्केल मैंने बताने का प्रयास किया है कि जो हमारी बॉडी का पीएच है 7.35 टू 7.45, ये यहाँ पे इस स्केल में यह इसका न्यूट्रल पॉइंट है। एक प्रकार से समझ लेंगे ये न्यूट्रल पॉइंट है क्योंकि ब्लड हमारा हल्का सा एल्कलाइन है। अब इस न्यूट्रल पॉइंट में हल्का सा भी पीएच कम हो रहा है तो वह एसिडोसिस हो जाएगा, और हल्का सा भी पीएच बढ़ेगा तो
एल्कलोसिस हो जाएगा उसको। तो ये न्यूट्रल पॉइंट को मेजर करके ही हम एल्कलोसिस और एसिडोसिस हमारी बॉडी में देखेंगे, ये हमारी बॉडी का बताएंगे, बॉडी में देखेंगे, हमारे ब्लड में देखेंगे। तो यहाँ समझ में आता है कि जो 7.35 से लेकर 7.45 तक का जो पीएच है वह है एल्कलाइन नॉर्मल पीएच है। अगर इससे अगर कम होता है, 7 भी होता है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगी, हमारी बॉडी में एसिड इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी आ जाएगी। इतना समझ में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। तो इसमें बोला, इसमें आप इक्वेशन याद रखने के लिए आपको दो चीज़ याद रखना है, एक तो पीएच, दूसरा इसका कंजुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। आप ये सब भूल जाइए, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पीएच इज इक्वल टू कंजुगेट बेस अपॉन वीक एसिड, एक प्रकार से ये आप यहाँ पे लिख दो, पीएच इक्वल टू कंजुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब इससे आप दो चीज़ क्लियर कर सकते हैं। एक तो इसका पीएच क्लियर कर लेंगे, पीएच क्लियर कर सकते हैं कैसे, कि वीक एसिड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यदि एसिड बढ़ेगा तो पीएच घट जाएगा, एसिड कम होगा तो पीएच बढ़ जाएगा। वहीं कंजुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये यदि कंजुगेट बेस बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ेगा, बेस कम होगा तो पीएच भी कम हो जाएगा। यह इसकी इक्वेशन है, इतना आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, कंट्रोल ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो हमारी बॉडी में कंट्रोल कैसे होता है एसिड बेस बैलेंस का, तो इसमें 3 फैक्टर जो हैं वह काम कर रहे हैं। कौन सा, सबसे पहले आता है हमारा ब्लड बफर सिस्टम। ब्लड बफर सिस्टम क्या है, एक प्रकार से ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों, क्योंकि यदि कहीं भी एसिड की वृद्धि हो रही है, एसिड बढ़ रहा है, हमारी एसिडोसिस हो रहा है, तो यह तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। और यदि एसिड बेस बढ़ रहा है तो भी यह तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। यह 3 सिस्टम में काम करता है। कौन कौन से सिस्टम है, पहला है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम और प्रोटीन बफर सिस्टम। ये 3 प्रकार से काम करता है। और यह जो ब्लड बफर सिस्टम है विद इन सेकेंड में यह हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है। तो सबसे पहले जो आता है ब्लड बफर सिस्टम। नेक्स्ट आता है क्या है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, जो कि लंग्स कंडक्ट कराता है। तो जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है जिसे लंग्स कंडक्ट करा रहा है, यह जो पीएच है इसको विद इन मिनट में, मतलब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्लड को कुछ समय लगता है। यह टाइम लगता है इसमें, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में। जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड हम आगे पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या होता है। तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके, उसको एक्सेल करके हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज करता है। अब रीनल जो है, इसके बाद आता है रीनल मैकेनिज्म किडनी कंडक्ट कराती है। और इसको, ये जो मैकेनिज्म है इसकी प्रोसेस में यदि बॉडी को न्यूट्रलाइज करना है तो इसमें क्या होता है, कुछ घंटे लगते हैं और कुछ दिन भी लग सकते हैं किडनी के द्वारा बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं, जो किडनी होती है वह क्या करती है, जो हाइड्रोजन आयन है उसको एक्सक्रीट आउट करती है, मतलब शरीर से बाहर निकालती है। और वहीं जो रीअब्जॉर्प्शन करती है किसकी, बाइकार्बोनेट आयन की। तो ये यहाँ पे 3 चीज़ समझने का है कि ब्लड बफर सिस्टम जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं, और जो रीनल मैकेनिज्म है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, ब्लड बफर सिस्टम जो है कुछ सेकंड्स में जो है हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज करेगी। वहीं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, इसमें कुछ समय लगता है, मिनट्स लगते हैं। और रीनल सिस्टम है, इसमें कुछ घंटे से लेकर दिन भी लग सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बताने का जरूरी है कि ब्लड बफर सिस्टम के द्वारा यदि बॉडी न्यूट्रलाइज हो रही है तो यह मतलब यह वो नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं होती। वहीं आप जो रीनल मैकेनिज्म के द्वारा जो बॉडी न्यूट्रलाइज होगी यह लॉन्ग टर्म होगी। मतलब
यह लंबे समय तक हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज रख सकता है, मतलब तुरंत तुरंत कुछ नहीं होगा, यह जो करेगा तो लंबे समय तक कर देगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे आगे आप देख सकते हैं बफर सिस्टम, जिसे हम कह सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के द्वारा क्या क्या होता है। अभी हमने देखा कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, विद इन सेकेंड्स में यह न्यूट्रलाइज करता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है, ये इसमें 3 सिस्टम्स होते हैं, वो भी आगे हम देखेंगे। तो इसमें बोला है कि बफर इज द सब्सटेंस दैट प्रिवेंट रेडिकल चेंजेस फ्लूइड पीएच बाय एब्जॉर्प्शन एक्सेसिव हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्सिल आयन। मतलब जो बफर सिस्टम होता है इसके द्वारा हमारे बॉडी के हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को एब्जॉर्ब करके रीअब्जॉर्ब करके जो है हमारी बॉडी को न्यूट्रलाइज करता है। सेकंड जो है कि कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ये इसको पढ़ेंगे। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनिक बफर सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ, ईसीएफ में। ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम मिलता है, जो कि कहाँ होगा, ब्लड प्लाज्मा, 2 जगह में आप देख सकते हैं। इसको समझने के लिए एक इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको अगर समझ लिया आपने इसको, तो यह जो इक्वेशन है आपको पूरा एसिड बेस बैलेंस को समझा सकती है। मतलब इस इक्वेशन से आप पूरा एसिड बेस बैलेंस को समझ सकते हैं। तो इस इक्वेशन में बोला है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वह जल के साथ मिलेगी और उससे क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड क्या बनता है, एक वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड जो होता है एक वीक एसिड है, जो कि हमारे शरीर में जाके टूट जाएगा, और वह किस में टूटेगा, हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाएगा। अब आपने इतना नॉर्मल समझा, अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो जो डिटेल में समझने के लिए क्या है कि हमारी बॉडी में जब कोई टिश्यू है उसमें मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, उससे क्या हो रहा है, उससे जो हो रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो रही है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के टिश्यू से रिलीज होके वहाँ के वाटर से, हमारी बॉडी के वाटर से मिल गया, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इस एक एंजाइम के प्रेजेंस, जिसे हम कहते हैं जिसे कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहते हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जिसकी प्रेजेंस में वह एक कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि क्या होता है, वीक एसिड होता है। वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड है H2CO3। ठीक है, वह हमारी बॉडी में वीक है, वह टूट जाएगा। किस में टूटेगा, हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है एक तो, और दूसरा क्या है, बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाएगा। अब यह प्रक्रिया उल्टी भी चलती है, सीधी भी चलती है। यदि हमारी बॉडी में क्या है, जो है हाइड्रोजन आयन बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, तो उस समय क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन जो कि एक प्रकार से बेस है और क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है। तो यदि वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है तो वह H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब यह प्रक्रिया उल्टी चलेगी, एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड बनाएगा जो कि वीक एसिड है, वह टूट जाएगा किसमें, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, लंग्स में जाएगी और एक्सेल आउट हो जाएगी, वाटर जो है किडनी में जाके आपका यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो यह एक इक्वेशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और उसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, तो यह इक्वेशन में सबसे पहले हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, यह कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट हो रही है, तो किसके द्वारा हो रही है, लंग्स के द्वारा। तो इस इक्वेशन को 2 सिस्टम कवर करते हैं। तो एक प्रकार से आप देखो, लंग्स जो है वह, और उसके बाद किडनी जो है, क्योंकि एक पार्ट जो है वो लंग्स कवर कर रहा है और दूसरा पार्ट जो है किडनी कवर कर रही है। कैसे कि आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है, यह जो है यदि मिल गया तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, वह टूट जाता है किसमें, हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में, HCO3- में। तो HCO3- में आपने पहले भी मैंने बता चुका है कि जो किडनी होती है H3- का रीएब्जॉर्प्शन करती है, रीएब्जॉर्प्शन करेगी और एक्सक्रीट आउट करेगी किसको, हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट कर देगी, उसको बाहर निकाल देगी। लेकिन किडनी यहाँ पे 2 तरीके से काम करती है। ये ऐसा पहला काम क्या है कि यदि बॉडी में हाइड्रोजन आयन बढ़ गया है तो उसको तो बाहर निकालेगी, और यदि हाइड्रोजन आयन की कमी हो गई है तो वह उसको एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन H3O3 को
निकाल देगी। यहाँ पे दोनों काम कर सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में हाइड्रोजन आयन बढ़ गया है तो जो बाइकार्बोनेट आयन मिल जाएगा, HCO3 H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और जो हाइड्रोजन और जल में टूट के जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट के कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू एक्सेल आउट हो जाएगी। ये इक्वेशन में ये काम होता है। समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं क्या, फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम में क्या है कि जो बफर सिस्टम है वो ICF में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में काम करता है, जो कि RBCs हो सकती हैं उसमें काम करता है। उसमें क्या बोला है कि अदर सेल्स में काम करेगा। फॉस्फेट कंसंट्रेशन मोर इन ICF देन ECF, मतलब जो ECF से ज़्यादा, यदि ICF में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो उसमें दो प्रकार से एसिड और बेस काम करते हैं। कौन कौन से? जो है कि डिहाइड्रोजन फॉस्फेट, और फिर आता है हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो एक प्रकार से डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है एक प्रकार से एसिड है, और जो हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है एक प्रकार से बेस है। अब यदि आप देखो तो यदि हमारे शरीर में उस फॉस्फेट बफर सिस्टम में एक प्रकार समझते हैं कि हमारे H+ आयन मतलब जो है एसिड बढ़ गया है। एसिड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ हाइड्रोजन फॉस्फेट काम करेगा, और उससे क्या होगा, बेस जो है उसके साथ मिल जाएगा, और फिर क्या होगा, हमारी बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। न्यूट्रलाइज हो गई। अब यदि H+ आयन कम है और बेस बढ़ गया है तो वहाँ क्या है, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट काम करेगा, और उससे क्या होगा, हमारे एसिड जो है उसके बेस के साथ मिलकर उसको न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब यदि हमारे बॉडी में अगर बेस बढ़ गया है तो वहाँ जो है एसिड आएगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा, और यदि हमारी बॉडी में बेस बढ़ गया है, वो सॉरी एसिड बढ़ गया है तो बेस आएगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा। वही बात इस ये रेड लाइन में लिखी हुई है हाईलाइट करके। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटीन बफर सिस्टम। तो प्रोटीन बफर सिस्टम जो कहाँ काम करता है, हमारी RBCs में काम करता है। RBCs में काम करता है कैसे? आप ये देखो कि हमारी बॉडी में यदि RBC है एक प्रकार से, और उसमें जो है RBC में जो है अभी इसमें बोला है डीऑक्सीजनेटेड RBC, मतलब अभी जो RBC है वो ऑक्सीजन से नहीं मिली है, डीऑक्सीजनेटेड है। तो वह उस समय RBC का एक प्रॉपर्टी होती है, जब वह डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होती है तो वह उस समय हाइड्रोजन से भी जुड़ सकती है और वह ऑक्सीजन से भी जुड़ सकती है। तो वह एक टाइम में एक से जुड़ेगी, एक समय में एक से जुड़ जाएगी, एक टाइम में एक से जुड़ेगी। तो यदि आप ये देख सकते हो कि हाइड्रोजन आयन, अब क्या होता है कि मान लो कि ये जो सिचुएशन ऐसी है कि जो RBC है वो ब्लड कैपिलरी में है और ब्लड में है, और उसके पास में ऐसी कैपिलरीज हैं जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो उस समय वह इक्वेशन चलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जल से मिल जाएगी और H2CO3 बनाएगी, और फिर वही टूट जाएगा H+ आयन में, और जो है H+ आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाएगा, और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन के साथ जुड़ के फिर क्या करेगा, रिवर्स प्रोसेस बनेगी जिसमें हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ जाएगा, उससे क्या होगा, H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 बाहर निकलेगा और H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी लंग्स में जाके वह एक्सेल आउट हो जाएगी। वैसे ही वहाँ पे यही प्रोसेस ऑक्सीजन में भी चलती है। उस समय भी क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है जुड़ता है, बाहर निकलता है, कार्बन एक्सेल आउट होता है कार्बन डाइऑक्साइड बन के, और या इस समय में यहाँ पे ये प्रोसेस चलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन को यदि हमारी HB में RBCs में जो है एसिड का यदि बढ़ जा रहा है, बेस का बढ़ जा रहा है, तो यही इक्वेशन इसमें भी चलेगी और इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। यही प्रोटीन बफर सिस्टम है, यही बात इसमें भी लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, रोल ऑफ लंग्स। तो रोल ऑफ लंग्स का मतलब आपने अभी इक्वेशन देखा था, कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, आपने इक्वेशन देखी थी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3, क्या बनाएगा H2CO3 H+ प्लस SCO3 माइनस। तो ये इक्वेशन जो हमने देखा था इसमें एक पार्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट जो कि लंग्स में चल रहा था, तो इसी का रोल क्या है आगे हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं क्या है कि
यही बात बताई गई है कैसी कि कार्बन डाइऑक्साइड माइल्ड एसिड, हाँ एक प्रकार से यह एसिड को नॉर्मल करने के लिए बाहर निकल रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है तो एसिड भी बढ़ रहा है। आपने इक्वेशन में देखा तो कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड माइल्डली एसिडिक, माइल्ड मतलब थोड़ा सा एसिडिक होती है। इस अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म का मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस्ड बाय सेल, मतलब हमारे सेल में जो है मेटाबॉलिज्म के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब इन द पैसेज फ्रॉम द सेल इनटू द ब्लड, अब यदि हम ब्लड में जाती है और ब्लड जो है कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स वाया द एक्सेल, मतलब जो है ब्लड में यदि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट इन द ब्लड, द पीएच ऑफ द ब्लड डिक्रीजेस, एसिडिक इंक्रीज। यह बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में यदि बढ़ रहा है तो उस समय क्या होगा, हमारा ब्लड थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा। आपने पहले इक्वेशन में देखा, अभी मैंने बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड माइल्ड एसिडिक होती है और यह शरीर में यदि बढ़ रही है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो पीएच हमारा डिक्रीज होगा, मतलब वह एसिडिक हो जाएगा। अब यदि बॉडी एसिडिक हो गई, ब्लड में यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो वह क्या करेगा, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से ब्लड का सेंसेशन कहाँ है, हमारे ब्रेन में सेंसरी पॉइंट्स होते हैं, है ना, कीमो रिसेप्टर होते हैं, वो जो बताते हैं वो बताएंगे किसको, कि ब्रेन को बोलेंगे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया है, सॉरी हमारे बॉडी में ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई है, बॉडी एसिडिक हो गई है। तो ब्रेन क्या करेगा, रेगुलेट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सेल आउट करेगा, कंट्रोल करेगा किसके, लंग्स को बोलेगा कि आपकी बॉडी में ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गई है तो कार्बन डाइऑक्साइड से एसिड बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। अब लंग्स का काम क्या है, लंग्स का काम है ब्रीथिंग, मतलब शरीर में ऑक्सीजन ब्रेथ करेगा, ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, एक्सेल आउट करेगा। तो एक्सेल आउट करने के लिए जो कम लंग्स रहता है वह क्या करेगा, अपनी स्पीड बढ़ा देगा, जो कि हमारे शरीर में ब्रीदिंग की स्पीड बढ़ा देगा, जिससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकलेगी। जो कि इसमें भी वही बोला गया है, बाय एडजस्टिंग स्पीड ऑफ ब्रेथ डेप्थ ऑफ द ब्रीथिंग, मतलब शरीर में ब्रीथिंग की हमारे शरीर में ब्रीथिंग की स्पीड्स को बढ़ा देगा, जिससे हमारे शरीर में क्या होगा, पीएच नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड में नॉर्मल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने से। इसमें क्या हुआ एक बार फिर देख सकते हैं क्या है कि इसमें दो चीज़ बताई है। सबसे पहली क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी माइल्डली एसिडिक होती है, मतलब थोड़ी सी एसिडिक होती है, और क्या होता है कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर क्या होती है, ब्लड में मिलती है, तो ब्लड में मिलके क्या करती है, वो लंग्स में जाके लंग्स के थ्रू बाहर चली जाती है। अब यदि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है ब्लड में, तो हमारे जो ब्रेन है उसमें कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, उनमें सेंसेस जाएगा कि बॉडी में क्या हो गया है, ब्लड में क्या हो गया है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, मतलब एसिड हो रहा है। तो ब्लड उसको, लंग्स को बोलेगा कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो क्या करो, आपकी ब्रीदिंग की स्पीड को बढ़ा दो, डेप्थ को, ब्रीदिंग को बढ़ा दो, जिससे क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे आप देख सकते हैं क्या, आगे यही बात को फिर से बोला है कि एसिड बेस हीमोस्टेसिस जो है, आगे वही बात बोली गई है कि एसिड बेस हीमोस्टेटिस में क्या हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्टरबेंस कैसा होता है कि एक तरफ से देखते हैं, सबसे पहले जो है पीएच है। अब जो पीएच है इसका, यदि पीएच बढ़ गया है तो क्या होगा, एल्कलोसिस हो जाएगा, जिससे क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन में आर्टेरियल जो हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स होंगे उसमें क्या होगा, स्टिमुलेशन पहुंचेगा, वह क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को कम कर देंगे, रेस्पिरेटरी कम हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी। एसिडोसिस, एसिडोसिस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में माइल्ड एसिडिक बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एसिडिक बताया है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड को एसिड बोला है, एसिड माइल्ड एसिड मतलब थोड़ा सा एसिड। अब यदि कार्बन डाइऑक्साइड की स्टिमुलेशन एल्कोलिसिस हो गया है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट को कम कर देगा, जिसमें ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही मतलब क्या बढ़ रहा है, H प्लस आयन एक प्रकार समझे, मतलब हाई जो एसिड बढ़ रहा है, तो ब्लड में H2CO3 बढ़ जाएगा और पीएच क्या है, घट जाएगा। पीएच घटेगा मतलब क्या होगा, एसिडोसिस हो जाएगा, एसिड बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा,
नॉर्मल हो जाएगी, एसिड बढ़ जाने का न्यूट्रलाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीएच बढ़ा हुआ था। अब हमें पीएच को कम, यदि यहाँ पे एक कंडीशन है कि पीएच कम हो गया है, मतलब क्या हुआ है, हमारी बॉडी क्या हो गई है, एसिडोसिस हो गया है हमारी बॉडी में, एसिडोसिस हो गया है। तो इसमें एसिडोसिस होने से क्या होगा, हमारे अब एसिडोसिस हो गया है तो ब्लड में तो हमारे जो हमारे शरीर के ब्रेन में रिसेप्टर होंगे, उसमें जाएगा सेंसेशन, स्टिमुलेशन होगा कि क्या आपके शरीर में क्या हो गया, एसिडोसिस हो गया है, मतलब पीएच गिर गया है, तो उसको बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देंगे। रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, क्योंकि हम एक्सेल आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कम हो गया तो H2CO3 कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, पीएच बढ़ जाएगा। हमें याद रखो है हेंडरसन जो इस इक्वेशन देखी थी हमने, उसमें हमने क्या बोला था, पीएच इक्वल टू कंजुगेट बेस अपॉन वीक एसिड बोला था। अब यदि एसिड कम हो रहा है तो पीएच क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब बेस कम हो रहा है तो पीएच क्या होगा, भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो वीक एसिड है ये कम हो गया तो पीएच क्या हो गया, बढ़ गया। अब यदि हम देखें यहाँ पे इस सिचुएशन में, तो इसमें क्या हो रहा था कि वाई का जो वीक एसिड था H2CO3 वो बढ़ रहा था, यहाँ पे देखो वीक एसिड बढ़ रहा है तो पीएच क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया यहाँ पे चलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ किडनी। रोल ऑफ किडनी, किडनी का भी एक प्रकार से हमारी बॉडी में रोल होता है। हमने देखा था कि यह थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं। एक तो पैथोलॉजी कंडीशन में ये काम करेगी, लेकिन यदि एक प्रकार से यदि इसने काम करिए तो यह क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा। मतलब इसने एक बार न्यूट्रलाइज कर दिया है बॉडी को तो ये लंबे समय तक चलेगी। तो क्या बोला है, नॉर्मली H+ आर एक्सेप्टेड एंड HCO3 आर एब्जॉर्ब्ड बाय किडनी। मतलब जो हमारी किडनी होती है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है, मतलब अब्सॉर्ब कर एक्सक्रीट करती है, सॉरी एक्सक्रीट करती है। और जो है HCO3 माइनस आयन है, इनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करके रखती है। तो फिर क्या करता है, इफ ब्लड आर मोर एसिडिक देन किडनी सीक्रेट H+ आयन और यूरिन और रेटाइन हाइड्रोजन जो है बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्सिल आयन। तो आप ये देखो, आप ये ऐसा समझो कि हमारी ब्लड है, ब्लड में क्या हो गया है, H+ आयन बढ़ गया है, H+ आयन की अधिकता हो गई है। अगर H+ आयन बढ़ गया है तो हम उस समय किडनी क्या करेगी, जो किडनी करेगी H+ आयन को बाहर निकालेगी और HCO3 आयन HCO3 माइनस को क्या करेगी, रिटेन करके रखेगी, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। अब यदि ब्लड में क्या हो गया है, HCO3 माइनस का बढ़ गया है तो क्या उस समय क्या करेगी, H3 माइनस को बाहर निकालेगी और जो H+ आयन है उसको एब्जॉर्ब करके रखेगी। वही बोला है कि द रीनल मैकेनिज्म स्लो मोस्ट इफेक्टिव, और ये क्या करेगी, और कुछ समय में या फिर कुछ दिनों में इसको नॉर्मल करेगी। तो यही बात हमने पहले भी पढ़ चुका है कि जो हमारी किडनी होती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, लॉन्ग टर्म काम का लॉन्ग टर्म न्यूट्रलाइज करती है, कुछ समय में, कुछ घंटों में या फिर कुछ दिन भी लग जाते हैं। और उसमें जो काम हो रहा है हमने बता दिया है कि यदि वह हाइड्रोजन को बढ़ा रहेगा, मतलब H+ आयन बढ़ जाएगा तो उसको वो एक्सक्रीट करेगी, और वहीं बाइकार्बोनेट आयन बढ़ जाएगा तो बाइकार्बोनेट आयन को एक्सक्रीट आउट करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। किडनी कैसे एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करेगी, तो कैसे करेगी, तो ये एक प्रकार से एक चार्ट के माध्यम से बताता हूँ कि जो हमारी किडनी में आपने नेफ्रॉन जो है आपने उसका सारा डायग्राम आपको पता है कि जो है PCT कहाँ होता है, और जो होता है ल्यूमन कहाँ होता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है वो ल्यूमन और PCT में चलेगी, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे ल्यूमन की जो सेल होती है, सेल वॉल होती है, तो वह क्या होती है, थोड़ा सा ब्रश बॉर्डर होती है, मतलब ब्रश के समान स्ट्रक्चर होता है उसमें। तो आप ये देखो कि सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या हो रहा है कि जो किडनी से क्या है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया तो चल रही है, तो उस समय क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन जो है रिलीज हो गया। हाइड्रोजन आयन किसके रहे, फॉस्फेट जो चैनल्स हैं उनके माध्यम से Na+ के वगैरह रिलीज होगा, कार्बन जो है NaCl जो है, जो क्लोरीन का बाहर निकलना, अंदर निकलना, आप समझ सकते हैं। आप यहाँ पे शॉर्ट में बस इतना समझें कि जो है किडनी की मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएगा, वह क्या करेगा का HCO3 माइनस जो कि पहले वहाँ पे मौजूद है उससे मिल जाएगा, उससे मिला
तो फिर वही प्रक्रिया H2CO3 बनेगी। कार्बन किसकी सहायता से? कार्बोनिक एनहाइड्रेशन की प्रेजेंस में, जिसमें क्या होगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगी और यह क्या करेगा, अंदर घुसा, अंदर गया तो यह क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाके जल के साथ मिल जाएगा। जल के साथ मिलेगा तो क्या होगा, फिर से वही प्रक्रिया जो हमने यहाँ देखी थी, वीक एसिड बनेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज हाइड्रेज एंजाइम की सहायता से, और वह क्या टूट जाएगा, हाइड्रोजन में, और HCO3 माइनस में टूट जाएगा। अब HCO3 माइनस एक प्रकार से बेस है, ये क्या करेगा, Na+ के साथ मिल के सोडियम चैनल्स के साथ ATP की सहायता से ये घुस जाएगा ब्लड में जाएगा। इससे क्या होगा, किडनी में तो आपको पता है कि बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा अंदर। अब यदि यही प्रोसेस उस समय चलेगी, किस समय, जब हाइड्रोजन आयन कमी हो रही है, तो उस समय क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का एब्सॉर्प्शन होने लगेगा और यह हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। आप सिर्फ ये देखें कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी हो रही है। यदि हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो हाइड्रोजन का रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा, और यदि HCO3 का कमी हो रही है तो HCO3 का रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा और हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। यही किडनी का फंक्शन है।